हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 13 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नेम से आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रॉप हार्वेस्टिंग से। तो मैच्योर जब हो जाता है ना क्रॉप, उसके बाद उसको रीप करने का टाइम आता है एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। रीपिंग जो है वो हैंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है सिकल, साइथ या फिर हार्वेस्टर भी दिया है। तो इनका यूज़ किया जा सकता है। अब राइस या फिर व्हीट जो होते हैं उनको रीप होने के बाद मशीन से ही हार्वेस्ट करते हैं और वही ये हार्वेस्टर है जो यहाँ आपको फिगर दिया हुआ है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको तो सिंपली हैंड से ही पिक कर लिया जाता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं हार्वेस्टिंग के। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर पावर थ्रिल्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं रीपिंग के लिए। और रीपिंग के बाद जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। इस सेपरेशन वाला ये जो प्रोसेस है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, इनका सेपरेट करना उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। हाँ, सेपरेशन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है मशीन्स जो यूज़ होते हैं थ्रेशिंग के लिए, कि जो हस्क है वो उसको अलग कर दें और ग्रेन्स को अलग कर लें, तो वो वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट उसके बाद में ट्रेडिशनली थ्रेशिंग जो है वो रोलर्स के हेल्प से या फिर सप्रेशन मेथड से किया जाता था। ट्रैक्टर्स को भी यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। फार्मर्स जो है वो थ्रेशर्स भी यूज़ करते हैं इसके लिए। कंबाइन हार्वेस्टर ये एक टाइप का एग्रीकल्चरल मशीन है जो कि रीपिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ कर देता है। और थ्रेशिंग के बाद जो हस्क है और ग्रेन है उनको अलग अलग करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विनोइंग। तो ये आपको थ्रेशिंग, विनोइंग और हार्वेस्टिंग आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद अब क्योंकि सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए हैं तो अब टाइम है स्टोरेज का। क्रॉप्स लगा भी लिए और उनको हार्वेस्ट भी कर लिए, तो अब टाइम है स्टोरेज का। तो एग्रीकल्चरल मेथड्स का ये आपका लास्ट हेडिंग हो जाता है स्टोरेज। स्टोरेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या तो गोडाउन्स में या फिर बिन्स में या फिर साइलोस में। तो अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि जो क्रॉप था वो रीप भी हो गया, थ्रेशिंग भी हो गया, तो हम लोग को ग्रेन्स मिल गए हैं। अब ये जो है अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो उनको सेफली स्टोर करना ज़रूरी है और इसी को ही स्टोरेज बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग से जो भी सारे ग्रेन्स हैं उनको यहाँ पहुँचाते तक 10% जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में या फिर गोडाउन्स में या वेयर हाउस प्रोसेस में जो है, या फिर एक्यूमुलेशन स्टोरेज प्रोसेस में, मतलब ओवरऑल 10% जो है वो लॉस हो जाता है। और अगर ये स्टोरेज इम्प्रॉपर तरीके से किया गया है ना, तो 30% और लॉस हो जाता है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, रैट या फिर मॉइस्चर या डिजीज़ की वजह से। तो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स जो हैं वो स्टोर ग्रेन्स को बिग गोडाउन्स में, बिन्स में या फिर साइलोस में रखते हैं। नेशनल लेवल पे ग्रेन्स को स्टोर करने का जो काम है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई के थ्रू किया जाता है वेयर हाउसेस में। तो ये हो गया आपके स्टोरेज वाला हेडिंग। ये जो एक्टिविटी 3 दिया है ये आपके किसी काम का नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। मतलब बेसिक एक सर्वे टाइप का आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कि आप अपने आसपास के लोकेलिटी में जाओ और सर्वे करो कि वहाँ पे किस टाइप के स्टोर रूम्स बने हुए हैं, मतलब रूम्स है, गोडाउन्स है, वेयर हाउस है या साइलोस है। उसके बाद में जो वॉल्स हैं उनको वाइट वॉश किया गया है कि नहीं, और उस पे इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किया गया है कि नहीं, येस और नो में यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर इंसेक्टिसाइड्स डाले हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एक सर्वे टाइप का है, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोस, अनियंस, गार्लिक, जिंजर, ये सारे जो पेरिशेबल क्रॉप्स है ना, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। लो टेम्परेचर मतलब ठंडा ठंडा एरिया रहता है, ताकि ये सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ख़राब मत हों। जैसे मार्केट से भी नहीं हम लोग प्रोडक्ट्स को घर लेकर के आते हैं तो उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करते हैं, तो वहाँ लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से अगर रीप्ड है वो चीज़ें ज़्यादा पकी हुई हैं तो वो जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। तो और अगर हल्का कच्चा है तो वो ज़्यादा जल्दी पकेगा नहीं। तो जितने कम टाइम में, मतलब जितने ज़्यादा टाइम तक वो रह पाए और स्पॉइल ना हो, उसके लिए उसको लो टेम्परेचर्स में स्टोर करते हैं। फिर वही नाउ आंसर दीस वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको तो हम लोग डील करेंगे ही एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ। एक हेडिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है मशरूम कल्टीवेशन या फिर मशरूम कल्चर। तो रेनी सीजन में
आपने देखा होगा कि स्मॉल वाइट या फिर ब्राउन कलर के अम्ब्रेला शेप्ड ग्रोथ्स आपको दिखते हैं फील्ड्स में या फिर वुड में या स्ट्रॉ के ऊपर। इनको ही मशरूम्स बोलते हैं। ये डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। वो सारे कॉमन नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो मशरूम है वो बेसिकली एक फंगस है जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, मिनरल्स, फाइबर्स लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्पेशल फूड के कैटेगरी में एडिबल आइटम्स में यानी कि खा सकते हैं ऐसी चीज़ों में काउंट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मशरूम्स जो है वो प्योरली वेजिटेरियन फूड है क्योंकि इसको ग्रो किया जाता है वीट हस्क में, स्ट्रॉस में, अदर मीडियम्स में, जो कि मिक्स करके मशरूम स्पोर्स को ही मिक्स करके उसमें प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रोफेशनली टू टाइप्स ऑफ मशरूम्स जो हैं उनका फार्मिंग किया जाता है हमारी कंट्री में, डिंगरी मशरूम और वाइट बटन शेप्ड ईस्टर्न मशरूम्स। तो ये दो है। अब उसका जो टोटल जो मेथड है कि कैसे उसको लगाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए आपको मीडियम चाहिए जैसे कि व्हीट हस्क या फिर स्ट्रॉ चाहिए, जिसको कि सोक करते हैं वाटर में 14 से 20 आवर्स के लिए और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं 2 आवर्स तक, जिसके वजह से उसमें जो भी सारे बैक्टीरियाज फंगस होंगे वो सब कुछ यहाँ पे किल हो जाएंगे। इसके अलावा या तो उसमें फंगीसाइड्स या फिर एंटीबायोटिक्स भी स्प्रे कर सकते हैं। अब ये जो वाटर है उसको ड्रेन कर लेते हैं और जो स्पोर्स होते हैं मशरूम के उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। मशरूम के स्पोर्स यानी एक तरीके से बोल सकते हो कि इनसे ही मशरूम्स जो हैं वो ग्रो होंगे। नाउ इनको प्लेस कर देते हैं पॉलीथीन बैग्स में जिसमें कि बिग होल्स बनाए हुए होते हैं, मतलब बिग नहीं, होल्स बनाए हुए होते हैं इतने, ताकि उसमें एयर पास होते रहे। और इनको रूम्स में रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं। 2 से 3 वीक्स के बाद में पूरा मीडियम चेंज भी किया जाता है। सॉरी, पूरा मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। वाइट कलर के बॉल्स मतलब उसमें निकलने लगते हैं जो कि मशरूम्स है वो। अब ये जो पॉलीथीन्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं और इन बॉल्स को हैंग कर देते हैं स्ट्रिंग के हेल्प से 2 to 3 डेज़ के लिए। और उसके बाद में स्मॉल पेबल लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें ग्रो होंगे। अ, उसके बाद मतलब पूरा कवर हो जाएगा वो पेबल लाइक स्ट्रक्चर से। और ये जो है वो डेवलप हो जाएगा फिर अम्ब्रेला के शेप में 7 डेज़, 5 to 7 डेज़ के बाद में, और इनको ही मशरूम्स बोलेंगे। बहुत सारे स्पीशीज़ जो है मशरूम्स के वो पॉइजनस भी होते हैं, तो इसका नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन के गाइडेंस में ही इनको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो फर्टिलाइज़र्स मतलब जैसे प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और मैन्युअर्स अगर कि यूज़ किए गए थे, मतलब प्रॉपरली इरिगेट किया गया था लैंड को, फर्टिलाइज़र्स और मैन्युअर्स अच्छे से यूज़ किए गए थे और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स के थ्रू जो क्रॉप्स लगाए गए थे ना, तो उसके वजह से फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। दूसरे मेथड जो बेटर यील्ड देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट, मतलब अच्छे वैरायटी के क्रॉप्स लगाए जाएँ। इस प्रोसेस को ही क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट या फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक तो हम लोग सारे प्लांट्स से ही देख रहे थे ना कैसे ग्रो करें, कैसे क्रॉप्स लगाए जाए, तो अब एनिमल्स का है ये हेडिंग। तो नेसेसरी फूड जो है वो एनिमल्स से भी ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि सिर्फ क्रॉप प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि एनिमल प्रोडक्ट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो पल्सेस, तो ये तो हम लोग को प्लांट से मिल गया, लेकिन मिल्क, एग और फ्लैश ये सारा कुछ जो है वो प्लांट से नहीं मिलता है, ये एनिमल्स वगैरह से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके लिए एनिमल्स को टेम किया जाता है, मतलब कि डोमेस्टिकेट किया जाता है, ताकि हमारे जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ। और उसके लिए उन एनिमल्स का प्रॉपर केयर किया जाता है साइंटिफिकली, और इसी मेथड को एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री का। द प्रॉपर केयर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे दीस एनिमल्स मत लिखना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स साइंटिफिकली इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके कुछ एनिमल्स और क्या कैसे किया जाता है उनका रियरिंग वो सारा यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन। हमारे कंट्रीज़ में हमारे कंट्री में काऊ और बफेलोस, इनसे मैक्सिमम बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउस और बफेलोस हमारे ही कंट्री में हैं। अब इनको ही मिल्क प्रोड्यूसिंग या फिर मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स बोला जाता है। इनका रियरिंग लार्ज नंबर में किया जाता है लार्ज फार्म्स में। मिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है राइस प्रोडक्शन के बाद। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर वाइज राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एंड सेकेंड नंबर में आता है मिल्क प्रोडक्शन। तो दो बफेलोज़ जो हैं वो बेटर प्रोड्यूसर्स हैं मिल्क के, लेकिन तब भी काउस जो है वो मेन सोर्स है मिल्क प्रोडक्शन के, क्योंकि उनका जो मिल्क है वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू बफेलोज़। डेयरी एनिमल्स को प्रॉपर रियरिंग के लिए चाहिए कि उनका जो न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिशन है उनको सही से मिले, केयर किया जाए, उनके लिए शेल्टर अच्छे से बने, हेल्थ कंडीशंस अच्छा रहे और ब्रीडिंग अच्छे से हो। इसके लिए उनको डाइट ग्रास दिया जाता है, ड्राइड फूडर दिए जाते हैं जैसे कि स्ट्रॉ और व्हीट हस्क, ग्रीन फूडर भी दिए जाते हैं। उसके अलावा जो उनके डाइट है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए उसमें मस्टर्ड या फिर कॉटन सीड के ऑयल केक्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। प्रॉपर हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट जो ज़रूरी है, प्रॉपर सैनिटेशन भी ज़रूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो अवेलेबिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर का और क्लीन वेंटिलेटेड शेल्टर ये भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से इम्प्रूव्ड ब्रीड्स भी बनाए जाते हैं काउस एंड बफेलोज के, जिसके वजह से जिस जो मिल्क प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं ब्रीडिंग के, मतलब जो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं काउस एंड बफेलोज के, उसके तो काउस के लिए दिया है फ्रीसियन साहिवाल और हेल्स्टियन फ्रीसियन। इसके अलावा बफेलोज के लिए दिया हुआ है मुर्रा। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। अब डक्स हेंस डक्स और अदर बर्ड्स होते हैं, उनके एग्स के लिए और उनके मीट के लिए उनको भी रियर किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हेंस जो है उनको रियर कर सकते हैं होम्स में भी, फार्म्स बना करके होम्स या फिर फार्म्स में। हेन जो है वो सिट हो गए एग्स के ऊपर, अपने बैठते हैं 21 डेज़ के लिए और उसके बाद वो एग हैच होता है। इसको हैचिंग पीरियड बोलते हैं। बिग पोल्ट्री फार्म्स में एग्स के हैचिंग के लिए स्पेशल रूम्स और बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं जिनको कि इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। जो एग है उसको यहाँ पे रिक्वायर्ड मॉइस्चर, हीट सब कुछ मिलता है ताकि जो चिक्स हैं उनका ग्रोथ यहाँ पे प्रॉपरली हो उस एग्स के अंदर और बाद में वो हैच भी हो जाए। हैन ब्रीडर्स जो होते हैं वो कभी कभी पैडी ग्रास को भी फ्लोर पे बिछा कर रखते हैं ताकि एडिक्वेट हीट जो है वो मिलते रहे। हैंस जो है वो इसके ऊपर में बैठेंगे, अपने एग्स ले करेंगे और एग्स के ऊपर बैठेंगे जब तक वो हैच ना हो जाए। इसको बोलते हैं ब्रूडिंग हैन। सेवेंथ या फिर नाइन्थ डे पे इन एग्स को एग्जामिन भी किया जाता है कि मतलब वो ठीक से है कि नहीं। जो अंडर डेवलप्ड एग्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। विंटर सीजन में ये जो हैचिंग पीरियड है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डेज शॉर्टर होते हैं और मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पास एयर में, तो इसकी वजह से इनसफिशियंट फूड प्रेजेंट होगा तो प्रोडक्शन जो है एग्स का वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है और हैचिंग में भी टाइम लगता है। जो एग का शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। उसका जो मिडिल पार्ट है उसको यॉक बोलते हैं और उसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। ये जो एल्ब्यूमिन है ना इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। इनको जो फूड दिया जाता है उसमें स्मॉल वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, वेजिटेशन और स्मॉल पेबल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये पेबल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फूड के क्रशिंग को क्योंकि उनके पास में टीथ तो होता नहीं है। इसके अलावा लाइमस्टोन भी मिक्स करते हैं ताकि एग शेल का फॉर्मेशन में हेल्प मिले उन लोग को। पोल्ट्री फार्म्स में पोल्ट्री फार्म्स जो हैं वो शेल्टर्स बर्ड्स के होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है वहाँ पे और लाइट का अरेंजमेंट होता है। द ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड एज मैन्योर। जो भी बर्ड के ड्रॉपिंग्स होते हैं ना, मतलब वो जो गंदा करते हैं उस एरियाज़ को, उनको मैन्योर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और हायर यील्ड के लिए एग्स और मीट्स मतलब ज़्यादा मिले उसके लिए ब्रॉयलर, ये एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसको कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है वाइट लेगहॉर्न, रॉड आइलैंड रेड, ILS 82 B77, ये कुछ वैरायटीज़ हैं। ये हो गया पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट दिया है फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन जो है वो भी अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सारे लोग जो कि रिवर बैंक्स के आसपास रहते हैं ना उनका मेन फूड है फ़िश। फ़िश जो है ये एनिमल जो है वो गुड सोर्स है प्रोटीन का और जो ऑयल होता है कॉड और शार्क्स का वो विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। और फ़िश को ड्राइड फूड के फॉर्म में या फिर प्रोसेस्ड या फिर टिन फूड के फॉर्म में भी लिया जाता है। मतलब कि उसको प्रोसेस करके टिन में फिल करके रखते हैं ताकि लॉन्ग टाइम के बाद भी उसको खा सकें। तो जो फ़िश है उसका फूड इवन पोल्ट्री और कैटल में भी दिया जाता है। कुछ पार्ट्स होते हैं फ़िश के जैसे कि टेल्स, फिन्स और बोन्स, इनको फर्टिलाइज़र्स बनाया जाता है इनसे। लार्ज स्केल में फ़िश के प्रोडक्शन को फ़िश प्रोडक्शन बोलते हैं। फ़िश प्रोड्यूसिंग फार्म्स जो होते हैं या फिर पॉन्ड्स जो होते हैं उनको फ़िशरीज़ बोलते हैं। यहाँ पे फ़िश जो है वो हैच होंगे स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिश वो प्रोड्यूस करेंगे और इसके अलावा इनको बिग पॉन्ड्स में रख देते हैं नरिशमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए और प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वहाँ पे फूड, ऑक्सीजन और लाइट का। और जब फिश को पकड़ते हैं तो उस टाइम उनको फिर फार्म्स में मतलब वहाँ पर फिर भी रखा जाता है। उसके बाद एज पर द सोर्स ऑफ वाटर वेयर दे आर फाउंड द फिश आर ग्रुप्ड एज नॉन सॉल्टी फिश,
मतलब कि वाटर सोर्स कैसा है, जहाँ पे फ़िश मिल रहे हैं उस बेसिस पे फ़िश को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है नॉन सॉल्टी, जहाँ पे मान लो फ्रेश वाटर है, एग्ज़ाम्पल में कतला, लोबिया और रोहू है। इसके अलावा जो सी और ओशियन होता है, जिसका वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, वहाँ पे जो फ़िश मिलते हैं उनको सॉल्टी फ़िश बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल में ट्यूना और कॉड है। रिप्रोडक्शन और हाइब्रिडाइजेशन से न्यू वैराइटीज़ बनाए जाते हैं फ़िश के, जो कि फ़ास्ट ग्रो करते हैं लेस टाइम में। इसी को ही मतलब हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ भी वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे वैराइटीज़ बनाए जा रहे हैं जिसमें ग्रोथ फास्ट होगा और टाइम कम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। ये लास्ट हेडिंग है इस लेसन का। तो जो बी है वो एक इंसेक्ट है जिससे कि हनी ऑब्टेन होता है। ये जो हनी है उसमें वाटर, शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं। हनी जो है वो ईज़िली डाइजेस्टिबल भी होता है। उसके अलावा हनी को हम लोग मतलब ऐसे डेली रेगुलरली फूड के फॉर्म में तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मेडिसिन्स के फॉर्म में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कॉमन डिसीज़ेज़ में भी हनी काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड, जो कि काफ़ी कॉमन डिसीज़ है, इसमें हनी यूज़फुल होता है। हनी जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए हनी बीज़ को स्पेशल बॉक्सेस में भी रखा जाता है। इसको आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ बीज़ बोलते हैं। इसी को ही बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर बोला जाता है। जैसे बीज़ को आप यूजुअली कहाँ देखोगे? फॉरेस्ट में रहता है। स्मॉ आपके घर में अगर कोई टॉल ट्री होगा, हाई बिल्डिंग होगा आस-पास, तो वहाँ पे भी इनके हाइव्स लगे हुए होते हैं, जिनको बी हाइव्स बोलते हैं। वैसे ही स्पेशल बॉक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं बी रियरिंग के लिए, जो कि उनका हाइव ही होता है। यहाँ पे उनके सारे लाइफ एक्टिविटीज़ होंगे इस बॉक्स के अंदर। जैसे कि जो क्वीन बी है वो एग्स यहीं पे देगी। उनका लार्वा जो होगा वो मतलब हैच होकर के, एग में से हैच होकर के लार्वा इसी में ही निकलेगा। इसके अलावा प्यूपा का फॉर्मेशन उसी बॉक्स के अंदर होगा। जो वर्कर बीज़ हैं वो वहीं पे ही उनका ख़्याल रखेंगी। पॉलन ग्रेन्स उसमें उसमें लोग कलेक्ट करेंगे फ्लावर्स में से, जिसको कि वो लोग हनी में कन्वर्ट करेंगे। ये सारा कुछ इस बॉक्स के अंदर ही होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इनका आर्टिफिशियल कीपिंग के लिए जो बॉक्स बनाए थे, स्पेशल बॉक्सेस। ये जो हनी है फिर इसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है हैंड से या फिर मशीन्स के थ्रू। इसके अलावा जो वैक्स होता है ना, उसको भी ऑब्टेन करते हैं। और ये जो हनी ऑब्टेन किए हैं इनको फिर टाइट एयर टाइट बॉटल्स में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके लेसन का एक्सप्लेनेशन। ओवरऑल हम लोग इस लेसन में पढ़े कि टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर हायर यील्ड ऑफ मैन नीडेड क्रॉप्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये बेस्ट डेफिनेशन होगा आपके एग्रीकल्चर का, स्टार्टिंग वाले में जो बुक में दिया था उससे भी ज़्यादा अच्छा। उसके बाद सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज़ किया गया है, खरीफ, रेबी एंड ज़ैद। नाउ क्रॉप्स के फार्मिंग के लिए जो नेसेसरी प्लानिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप मेथड या फिर फार्मिंग प्रैक्टिस, जिसके कि फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग पूरी डिटेल में पढ़े। एक तो सिलेक्शन ऑफ लैंड, उसके बाद लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सीड्स को सिलेक्ट करते हैं और सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद सीड्स को सो करते हैं। देन फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, इरीगेशन करते हैं, वीट कंट्रोल करते हैं, देन क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड देन स्टोरेज। तो ये सारे मेथड्स थे। उसके बाद आर्टिफिशियली न्यू और इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ को जो डेवलप किया जाता है, मतलब सेम स्पीशीज़ के ना प्लांट्स को क्रॉस करा करके डिफरेंट क्वालिटीज़ के या फिर इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ के जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हो गया। देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिले। अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होने लगते हैं क्रॉप्स के साथ में, उनको वीड्स बोलते हैं। ये वीड का डेफिनेशन हो जाएगा। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स को हार्म करते हैं, इनको पेस्ट बोलते हैं, तो ये पेस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉप रोटेशन का डेफिनेशन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को एक के बाद एक लगाने का प्रोसेस। देन उसके बाद स्टोरेज का डेफिनेशन है कि क्रॉप्स जो क्रॉप यील्ड जो है उसको स्टोर करना होता है जब लार्ज स्केल में, तो इस प्रोसेस को स्टोरेज बोलते हैं। काउस एंड बफेलोज जो है उनको रियर किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और एग और मीट के लिए हैन और फिशेस को रियर करते हैं। इसके अलावा हनी जो है वो बीज से ऑब्टेन किया जाता है और बीज के आर्टिफिशियल रेयरिंग को ही एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग बोलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका लेसन। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।